Hi everyone, I welcome you all in this new lecture of our chapter Mathematics and Physics Foundation for JEE. So this lecture will be based on integral calculus. आप ऐसे भी यहाँ पे टॉपिक का नाम देख पा रहे होंगे हैं. तो आपको मैंने कुछ ही लेक्चर्स पहले डिफरेंशियल कैलकुलस बताया था क्या होता है. द सेम वे वी विल जस्ट सी व्हाट इंटीग्रल कैलकुलस एक्चुअली इज, है ना. तो लेट्स जस्ट मूव अहेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इंटीग्रल कैलकुलस की, है ना, तो उसके लिए सबसे पहले ये ध्यान दो कि आपने थोड़ी क्लासेस पहले क्या पढ़ा था, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा था. अगर आपको ये पता है डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है, तो अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है इंटीग्रल कैलकुलस. आपके पास एक लकड़ी है, आप उसको तोड़ दो तो जो छोटे छोटे टुकड़े में उसको स्टडी करना, दैट इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना. बट उन्हीं सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ दो, दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस. तो आपके पास क्या आ जाएगी, उन सारे टुकड़ों को जोड़ने से आपके पास जो पूरा वुडन ब्लॉक है वो वापस आपके पास एज इट इज आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना. क्या ये समझ आता है. आपने किसी चीज़ों को तोड़ा, अब वही टूटी चीज़ों को जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको वापस जोड़ दो, दैट इज सिंपली योर इंटीग्रेशन. तोड़ने का उल्टा, है ना. तो दैट इज योर इंटीग्रेशन. इसके लिए डिफरेंशिएशन का सिंबल कुछ ऐसा होता था, है ना, जैसे ये. इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ ऐसा होता है ना. और जो टुकड़े जोड़ते हैं दैट आर सिंपली, जैसे मान लो एक्स के अगर छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे मान लो एक्स इज योर फुल क्वांटिटी, उसको तोड़ो तो हमने क्या बोलता है, डी एक्स इज स्मॉल एलिमेंट. इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को सबको डी एक्स को जोड़ दो तो आपके पास कंप्लीट एक्स आ जाएगा. क्या ये समझ आता है. दिस इज योर इंटीग्रल कैलकुलस, है ना. तो अगर मैं ये बोलूँ, मान लो आपके पास एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, है ना. इसका आपने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है. तो आपके पास क्या आता था, एफ डैश एक्स. क्या आता था, एफ डैश ऑफ एक्स, है ना. जितनी बार डिफरेंशिएट किया उतनी बार डैश, हमने एक ही बार किया, ठीक है. और किसके रिस्पेक्ट में किया, एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आपको पता ही है. अगर मैं इसी एफ डैश एक्स को दोबारा जोड़ दूँ, ठीक है, इंटीग्रेट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू फिर से एक्स, है ना. तो एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स डी एक्स. तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिर से इनिशियल फंक्शन. मतलब कि आप अगर यहाँ से यहाँ गए डिफ्रेंशिएट करके, तो यहाँ से यहाँ वापस जाएंगे इंटीग्रेट करके. बस इतना समझ आना चाहिए आपको फिलहाल के लिए, ना. आगे चलते हैं. तो जस्ट लाइक हमने डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूलाज देखे थे, वैसे ही हमें इंटीग्रेशन में भी कुछ फार्मूलाज देखने हैं ना. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंपल, अगर देखो याद ना रहे तो कुछ आपको चीज़ें याद रखनी है. डिफरेंशिएशन का एग्जैक्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है. तो देखो, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके अगर कोई, मान लो आपके पास ये फंक्शन आ रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करके आपके पास उल्टा ये फंक्शन आना चाहिए एफ, है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, रिवर्स में याद रख सकते हो. जैसे कि अगर मान लो एक्स स्क्र का जो आपका, जैसे मान लो एक्स स्क्र का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या था, पावर रूट टू आगे आ जाएगा, एक्स टू माइनस वन वन, टू एक्स था. तो टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स. ये लिखने का तरीका होता है, पता है कैसे, देखो ध्यान से. अगर मैं मान लूँ आपका एक्स स्क्र का हमने डिफरेंशिएशन किया है, इट इज़ टू एक्स, ठीक है. तो डी ऑफ एक्स स्क्र क्या हो जाएगा, टू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है. अब इंटीग्रेट कर दूँ, यहाँ पे डी ऑफ एक्स स्क्र इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स डी एक्स, ठीक है. ये हमें निकालना है कि टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन. अब खुद सोचो, डी ऑफ एक्स स्क्र तो क्या है, एक्स स्क्र के छोटे छोटे टुकड़े. तो एक्स स्क्र अगर मैं पूरा ब्लॉक मान लूँ, उसका डी है. अब इनको जोड़ दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र. तो ये क्वांटिटी तो क्या हो गया आपके पास, इंटीग्रेशन एक्स स्क्र. तो इंटीग्रल ऑफ टू एक्स डी एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्र. ये हमें यहाँ भी दिख रहा है ना. आप रिवर्स भी जा सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन ये टू एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन ये, है ना. ये आपको पता होना चाहिए. अब कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है,
ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन की पावर रूल से ही आता है। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो आपके पास क्या आना चाहिए, देखो अगर इसका इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए x की पावर n, करके देख लेना है। 1 अपॉन n प्लस वन तो कांस्टेंट होगा, x की पावर n प्लस वन का पावर रूल n प्लस वन इंटू एक्स, n प्लस वन माइनस वन n, ठीक है। और क्या ये समझ आता है, n प्लस वन से n प्लस वन गया तो x की पावर n आ गया, ठीक है, ये हमें पता है। अब कुछ चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखनी है, जैसे tan x का डिफरेंशिएशन आपको पता था, अब उसी का जैसे tan x का था सीकेंड स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, सीकेंड स्क्वायर x, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ डी tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x dx, डी tan x, ये तो tan x के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इसका पूरा इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x dx क्या आ जाएगा tan x, ये आपको याद रखना है एग्जैक्ट ऑपोजिट में है ना। सेम यहाँ पे अगर dx स्मॉल एलिमेंट इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो सिंपली x आ जाएगा, है ना, छोटे छोटे टुकड़े, x के छोटे छोटे टुकड़े क्या हैं dx, तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा ओरिजिनल x, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है x की पावर 0 प्लस वन, ये तो आपने मतलब यहाँ से कर लिया। देखो अगर आपको एज इट इज नहीं दिख रहा था dx तो एज इट इज होता है, तो यहाँ पे x नहीं दिख रहा आपको कि जिसको इंटीग्रेट करना है, ये dx जैसे आपका वहाँ पे dx नीचे आता था, यहाँ पे dx साइड में आता है ना मल्टीपल में, बस आपको अब ऐसा मत सोचना एक्चुअल में ये लॉजिक नहीं होता, लॉजिक तो आपका यहाँ से दिख रहा है आपको बोथ साइड इंटीग्रेट करके, बट मैं अभी के लिए आपको याद रखने के लिए जितना आपको फिजिक्स में यूज़ होगा, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं x विद रिस्पेक्ट टू, जैसे वहाँ पे करते थे ना डिफ्रेंशिएशन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू x, उसको लिखने का तरीका ये होता है ना dx। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन तो है, तो वन को लिख सकता हूँ मैं x की पावर 0, x की टर्म बना ली, अब ये लगा दिया फर्स्ट फार्मूला x की पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन, ये आपको समझ आना चाहिए ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं कुछ और फार्मूलाज, ये आपका जैसे डिफरेंशिएशन में दो सम करके दिया हो तो अलग अलग डिफरेंशिएट करते थे, सेम यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, u को कर लो प्लस v को अलग से कर लो, है ना। ये कांस्टेंट मल्टीपल है, कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, अंदर वाले को इंटीग्रेट कर दिया, कांस्टेंट मल्टीपल है बाहर ले लिया, x की पावर n dx लगा दिया, वो आपने पढ़ा है अभी पीछे पीछे, ये x की पावर माइनस वन dx। अब यहाँ पे आपको वो सोचना पड़ेगा, जब आप log x का डिफरेंशिएशन करते थे तो आता था 1/x, तो यहाँ पे भी 1/x है x की पावर माइनस वन, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास log x आएगा, क्या आएगा log x, ना कि आप पावर रूल लगाओगे, क्योंकि पावर रूल लगाओगे तो ये हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, जैसे आपका x की पावर माइनस वन हो जाएगा x की पावर माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन प्लस वन, तो ये तो क्या आ गया x की पावर 0 अपॉन 0, तो ये तो आपका 1/0 आ गया, है ना, ये तो एरर हो गया। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे इस वाले में आपका ये वाला जो फॉर्मूला था पीछे हमने किया था पावर वाला वो नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको सोचना है किसके डिफरेंशिएशन से ये बनता था, ये दिस इज 1/x, आपने देखा है याद रखा होगा डिफरेंशिएशन में, है ना। सेम यहाँ पे भी e की पावर x के डिफरेंशिएशन से बनता था e की पावर x, तो इन्हीं टुकड़ों को जोड़ दूंगा तो वापस बन जाएगा e की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही सेम होता है ना। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था कि आपको कुछ भी दिया हो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आप डिफरेंशिएट कर दो इनटू करके कांस्टेंट लगा दो, है ना, जो भी होता था। यहाँ पे उल्टा होता है इंटीग्रेशन में, अब इंटीग्रेट कर दो, अब इनटू नहीं, अब सीधे डिवाइड कर दो उस कांस्टेंट से, मतलब अच्छा ये तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, ये a की पावर n जैसे dn होता a की पावर x dx है ना, तो इसका डिफरेंस आपका इंटीग्रेशन होगा a की पावर x अपॉन log a, ये आपको पता होना चाहिए ना। आप चाहे इसको डिफरेंशिएट करके देख लो यहाँ वाले को, तो आपके पास सेम आ जाएगा ना। तो इसमें आपको ज़्यादा, इसमें आपका वो वाला लॉजिक लगेगा जब आपको बेस का ध्यान रखना है, बट इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। सिंपली आपको अगर दिया हो किसी कॉन्स्टेंट की पावर x dx, ठीक है, तो सिंपली वो ax अपॉन लॉग a हो जाएगा ना वो कांस्टेंट। अब ये आपको पता होना चाहिए, देखो cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन x, अब कर दो d ऑफ cos x क्या होगा माइनस साइन x dx। अब क्या निकालना है, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, ये निकालना है माइनस इस साइड ले जाओ, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx क्या आ गया, यहाँ देखो इस साइड देखो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ d cos x। अब ये तो cos x के छोटे छोटे टुकड़े, इनको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एग्जैक्ट cos x, ये जाएगा माइनस, ये जाएगा माइनस cos x, है ना। सेम ये आपको एग्जैक्ट रिवर्स सीकेंट x का डिफरेंशिएशन दिस इंटीग्रेशन दिस, है ना। साइन का ध्यान रखना है, साइन अगर वहाँ यूज़ नहीं कर रहा तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं यूज़ कर रहा तो राइट हैंड साइड में आएगा, है ना, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे वो वाला केस आ गया जब आपका सिंपल ना x ना दे के
लीनियर की पावर समथिंग दिया है। तो मैंने वही बोला, जैसे चेन रूल में क्या होता था, पहले बाहर को डिफ्रेंशिएट करो, फिर अंदर इनको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो जो कांस्टेंट आता था उसको मल्टीपल में लिखते थे, जैसे इनटू ए, है ना। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे पहले इसको इंटीग्रेट कर दो सिंपल एक्स मान के। तो अगर इस पूरे को एक्स मान लो तो दिस की पावर n+1 अपॉन n+1, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप नीचे सीधे जो x के साथ कांस्टेंट है उसको लिख देते हो, वो ये इससे वही आएगा, a आएगा, है ना। आप डिफ्रेंशिएट कर भी दो चाहे, ये सिंपली लॉजिक होता है आपका, a की पावर x प्लस बी की पावर n+1 अपॉन n+1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वट एवर इज इनसाइड, है ना। वो मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया, कांस्टेंट लगा दो, अगर x के साथ a है तो सिंपली आपको ज़्यादा सोचने की नहीं है। सेम यहाँ भी, अब ये 1 अपॉन x नहीं है, 1 अपॉन समथिंग है, तो उसको x मान के कर लूँ तो log आ जाएगा, तो log आ गया, है ना, ax प्लस बी, अगर मैंने x मान के कर लिया, थीटा मान के कर लिया, है ना, डिवाइडेड बाई इसी इन साइड वाले का डिफ्रेंशिएशन, जो कि मैंने आपको डायरेक्ट बोला, आप कांस्टेंट लगा दो, ठीक है। और साथ में क्या करना है, आपका ये जो न्यूमरेटर में a है वो भी यहीं पे होगा, a से a गया, आपका आंसर आ जाएगा दिस, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर ये होता e की पावर थीटा डी थीटा या e की पावर x डी एक्स, तब तो e की पावर x आता। अब ये कॉम्प्लेक्स है, मान लो कोई बात नहीं, लीनियर हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, हाँ, लेकिन अगर पावर में कुछ हो, जैसे ए एक्स स्क्वेयर समथिंग होता है, तो आपको सब्सटीट्यूशन या काफ़ी सारी चीज़ें लगानी पड़ती, डायरेक्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ कब वैलिड होता है, ध्यान रखना ये वाला लॉजिक, कि इंटीग्रेट कर दो, डिवाइड कर दो कांस्टेंट से, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था, आपका डिफरेंशिएट कर दो, इनटू कर दो फिर से कांस्टेंट से। ये सारी चीज़ें तब वैलिड होती हैं जब आपका जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो लीनियर है। लीनियर मतलब उसमें स्क्वेयर क्यूब नहीं है एक्स का, है ना, एक्स की डिग्री क्या है, 1 है। बाकी सारी चाहे ए स्क्वेयर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 3 का स्क्वेयर, अगर 3 होगा तो ए स्क्वेयर 9 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, e की पावर x होता तो उसका इंटीग्रेशन होता e की पावर x, तो आप मान लो e की पावर x मान लो, मतलब इसको अज्यूम कर लो कॉम्प्लेक्स को, है ना, x की तरह, और डिवाइडेड बाई, मैंने अभी क्या बताया, लीनियर है, लीनियर है, कॉम्प्लेक्स चीज़ लीनियर है, तो सीधे जो भी x के साथ कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर दिया। इसका लॉजिक क्या होता है, आप चाहे इसको रिवर्स डिफरेंशिएट करके देख लो, या इसका लॉजिक सिंपली आपको सब्सटीट्यूशन में आगे आराम से पता चल जाएगा। जब आप x प्लस बी को t पुट करोगे और आपका कुछ आएगा, है ना, वो सब सब्सटीट्यूशन आगे सीखेंगे। ये सारी चीज़ें, चाहे इनमें से कुछ चीज़ें हम उसमें डिराइव भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सेम ये फॉर्मूला जो लेफ्ट साइड है, ए की पावर एक्स डी एक्स, उसी को लिखा है। तो ए की पावर एक्स एक्स होता तो क्या होता, ए की पावर एक्स, तो एक्स को लिख दिया, एक्स मान लिया, है ना, ए की पावर एक्स बाई लॉग ऑफ ए, ये तो लिख लिया। अब ये जो पूरी चीज़ है इसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे a से, है ना, तो इसको डिवाइड को इनटू कर दूंगा तो 1/a, तो a नीचे आ जाएगा, a से a चल जाएगा, है ना। तो आपका सॉरी, ये वाला a नहीं जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। आपका क्या है, x के साथ c है, सॉरी, है ना, c है कांस्टेंट, x के साथ a नहीं है, c है, ये a की पावर है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा फिर से। नेक्स्ट आपका है सीकेंड स्क्वायर x। अब देखो यहाँ, देखो कहाँ गया आपका, यहाँ पे नहीं है, आप सोचो tan x जो होता था, tan x, आप सोचो, एक सेकेंड, आपको ये तो पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, पीछे आपने किया होगा। अब ये सोचो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x, है ना, तो सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। लेकिन यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर x ना होके एक लीनियर टर्म है कॉम्प्लेक्स, तो आप क्या कर दो, tan x ही मान लो, है ना, tan x मान लो, x क्या हो जाएगा यहाँ पे, x की जगह ax प्लस बी, ये तो आ जाता, लेकिन डिवाइडेड बाई द कांस्टेंट दैट इज विद वेरिएबल x के साथ मल्टीपल a, तो क्या आ जाएगा tan ax प्लस बी बाई ए, है ना। सारे आपको याद रखने की नीड नहीं होती है, थोड़ा लॉजिक समझे, है ना। बाकी ये सारी चीज़ें मैथ्स में वैसे भी इजी होती है। मुझे इतना फोकस, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है ये आपको अभी के लिए, बिकॉज फिजिक्स में जितना यूज़ होगा हम बार बार प्रैक्टिस से वैसे भी सीख जाएंगे, है ना। आगे चलते हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन इज सो इजी, बस ये इतना नेसेसरी क्यों है, जो हमने अभी पढ़ा ना कि डिवाइड करो इसे, वो सारा कैसे आता है जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वो हमें यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपके पास क्या होता है, आपके पास कई बार क्या हो जाते हैं, ये जो मान लो आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है ना, ये जो फंक्शन होगा एफ एक्स, दिस विल बी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स, है ना, जिसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं होगा, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होगा डायरेक्ट, है ना। So in those cases we use what, we use direct methods of integration, methods which are derived from your मतलब हायर स्टडीज़, जो आप मतलब आगे जाके कॉलेज में पढ़ें या कहीं भी, है ना, या आप 12th मैथ्स में अगर आपको डिराइव करके, मतलब हम जब देखेंगे सीरीज़ में वहाँ पे, है ना, तो वहाँ से सीखेंगे।
जो मतलब हम डायरेक्ट कहीं कहीं किसी आपका थ्योरी का जो डायरेक्ट रिजल्ट होगा उसको यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे टू नॉट वेस्ट आर टाइम। तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला की तरह याद रखना है, जस्ट लाइक आर प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल, है ना, वैसे ही, है ना। ये आपको समझ आता है, जैसे हमारे प्रोडक्ट रूल कोशेंट रूल आपको कैसे याद रखने पड़े थे एज एप्लीकेशन, वैसे ही, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोज फंक्शन विच कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली कैन बी रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला, है ना, विथ बाय मेकिंग अ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन लाइक इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब हमने पढ़ा है अभी तक सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन, जो फॉर्मूलाज हैं, लेकिन ये तो नहीं है। तो मैं क्या कर दूँ, मैं इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये मेरे लिए कॉम्प्लेक्स है पूरी चीज़, तो मैं मान लेता हूँ पुट। अब ये सब्स्टिट्यूशन किसको करना है किसको नहीं करना, वो प्रैक्टिस और आपका मैथ्स की चीज़ें हैं। अभी आपको बस इतना ध्यान रखो जितना यूज़ होगा। तो मैं मान लो इसको टी पुट कर लूँ, कुछ भी पुट कर लूँ, वाई पुट कर लूँ, एक्स मत पुट करना क्योंकि एक्स ऑलरेडी उस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। देखिए ध्यान से, आप क्या कर दो, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो। इस साइड जो जो वेरिएबल है, इस साइड एक्स में वेरिएबल है, इस साइड टी में, तो उनके रिस्पेक्ट में कर दो। ए एक्स प्लस बी को अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो आपको करना आता है ना, ए आ जाएगा बाहर, इसको अलग अलग कर लो, एक्स का आ जाएगा डी एक्स प्लस बी, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, बी तो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो प्लस जीरो, तो ए डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास डी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास डी टी। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा डी टी बाई ए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो इंटीग्रेशन था मेरे पास ए एक्स प्लस बी, उसको मैंने टी पुट करा है, डी एक्स आ जाएगा डी टी बाई ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है, हमने क्या कर लिया, हमने इसको बाहर ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या टी डी टी तो पता है ना, ये तो क्या है आपका टी की पावर वन डी टी, है ना। तो इसको मैं लगा दूँ वन बाई ए, तो ये हो जाएगा आपके पास, जैसे टी की पावर वन डी टी आपका क्या हो जाएगा बताइए, टी की पावर टू अपॉन टू, टी की पावर टू अपॉन टू, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका वन बाई ए, टी को पुट कर दो वापस से फाइनल आंसर में, तो ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बाई टू ए, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इवन इफ हमें पता नहीं था, हमने फिर भी इसको फाइनली निकाल लिया। चाहे तो आप इसका फाइनल जो आपने एक जगह निकाला होगा उसको चेक करके देख लो। आपका यहाँ देखिए ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन, अब ए एन प्लस वन, एन हमने पुट किया है वहाँ पे वन, तो इसको पुट करूँगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन टू ए, है ना। तो हमारा आंसर आ चुका है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन टू ए। क्या ये समझ आता है? बहुत इजी होता है, या आप आगे सीखेंगे। हमें फिजिक्स में इतना यूज़ नहीं करना पड़ता है, और हमारे लिए बहुत इजी होता है अगर यूज़ करना भी पड़े तो। जब आपको डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा हो और जो चीज़ कॉम्प्लेक्स हो, ये लीनियर में तो फिर भी आप डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हो। क्या करो, ए एक्स प्लस बी, अगर ये एक्स डी एक्स होता है तो डायरेक्ट करते हैं हम, ए एक्स प्लस बी की पावर वन है तो टू अपॉन टू होता है ना, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, डिवाइडेड बाई, क्योंकि न्यूमरेटर का डिवीजन बाई ए जो एक्स के साथ, तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ट्रिक के हिसाब से भी, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दिस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इज बेस्ड। अब देखो, हमने डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, है ना। जैसे आपका एफ जी डैश क्या होता था, एफ डैश जी प्लस एफ जी डैश, है ना। वैसे ही इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल भी आपको पता होना चाहिए। जब दो फंक्शन आपका मान लो इंटीग्रेशन करना उनका, है ना, एफ एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स, तो क्या हो सकता है आपका, आप क्या करते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, है ना, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अगर मान लो आपका जी एक्स है, माइनस इंटीग्रल ऑफ किसका, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, है ना, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, बट देखा जाए तो पता है बहुत इजी है। क्यों, देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन रखो, है ना, एज इट इज, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, एफ इंटू इंटीग्रल जी, एफ इंटू इंटीग्रल जी, बस यहाँ पे एफ डैश होगा, तो ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है।
एक सेकंड, मैं आपको थोड़ा बहुत ना इसको जनरलाइज करके भी दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लो कि कई बार बुक्स में ऐसे लिखा होता है दो फंक्शन है u और v, तो अब मुझे बताओ क्या क्या होगा। आपने खुद से लिखना है, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन x अगर वेरिएबल है हमें दिया हुआ है, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन है ना, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। क्या ही समझ आता है। और ये पूरा जो आएगा ये फर्दर इसके साथ इंटीग्रेट होगा, तो यहाँ पे dx भी आएगा है ना। फर्दर ये जो टर्म आएगी एक्स में फंक्शन आएगा वो इंटीग्रेट होगा dx के रिस्पेक्ट में। तो क्या यहाँ तक आपको समझ आता है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली पावर, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर हाफ dx, सिंपली एक्स की पावर n है, n की वैल्यू हाफ है, तो आप कर दोगे एक्स की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, दिस विल बी एक्स की पावर 3/2 है ना, 2 1 हाँ 3/2, और ये अपॉन 3/2, 2 ऊपर चल जाएगा, दिस विल बी 2/3 एक्स की पावर 3/2 है ना। तो इजी था। नेक्स्ट आपके पास है कॉट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपने डायरेक्ट एज इट इज कॉट स्क्वायर एक्स को नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आपके पास आए कॉम्प्लेक्स तो ट्राई करो उनको रिड्यूस करो वैसे फॉर्म में जिसके आपको फॉर्मूलाज पता है। आपने लास्ट क्लास में कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा है ना। तो कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है बताइए, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। और क्योंकि आपने अभी अभी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है दैट इज़ माइनस कॉट एक्स, तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कॉट स्क्वायर एक्स को पुट कर दिया, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। तो अब माइनस है दो चीज़ें तो कोई बात नहीं, अलग अलग कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है ना dx, ये कर दिया, माइनस आपका इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपली कर लो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। आपको फॉर्मूला देखना है, देखिए आपके पास ये है ना, ये फोर्थ, तो ये लग जाएगा माइनस कॉट एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म तो आ गई सॉल्व होके माइनस कॉट एक्स, ठीक है, माइनस अब dx क्या है, x के छोटे छोटे टुकड़े है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, सिंपली x, जस्ट लाइक x का डिफरेंशिएशन होता है dx का इंटीग्रेशन होता है x है ना, इंटीग्रेशन है ना। तो ये आ जाएगा माइनस x, माइनस कॉमन ले सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा कॉट x प्लस x है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट आपका थर्ड, यहाँ पे करता हूँ ना, वहाँ पे जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था। थर्ड क्वेश्चन इज योर 1/1 माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी दिक्कत है, यहाँ भी आपको मतलब डिनोमिनेटर में दिख रहा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जब न्यूमिनेटर अगर ये ऊपर होता तब तो दिक्कत ही नहीं थी, तब तो आप अलग अलग करके सॉल्व कर लेते। अब आपको यहाँ पे कुछ ना सोचना पड़ेगा, ये आपको धीरे धीरे दिखेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो किससे, आपका इसी से 1 प्लस साइन एक्स है ना, इसके कॉन्जुगेट से 1 प्लस साइन एक्स। होगा क्या, अब क्या होगा, ऊपर आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो नीचे टर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपका जो ये चीज़ है इससे क्या होगा, अब देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर दूंगा अलग अलग। ये एक तो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका साइन एक्स, एक बार डिवाइड हो जाएगा है ना। ऊपर अगर प्लस में है तो उनको तो डिवाइड कर सकता हूँ, बट इसको नहीं सॉल्व कर सकता। ऐसा मत सोचना कि 1 को एक बार 1 से डिवाइड किया -1/दिस, वो नहीं काम करेगा है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर दो। अब क्या है, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होगा बताइए, 1/cos एक्स होता है सीकेंट एक्स, तो बस वही है, उसका स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा tan एक्स, और एक जो 1/cos एक्स बचेगा वो आ जाएगा सीकेंड एक्स, ठीक है। अब थोड़ा इजी लग रहा है, अलग अलग कर लो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स tan एक्स dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स tan एक्स dx। तो अब बताइए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स तो आ जाएगा आपका tan एक्स है ना, ये आपका फॉर्मूला है पीछे आप देख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स tan एक्स आपका सिंपली आ जाएगा प्लस सीकेंड एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया सीकेंड एक्स प्लस tan एक्स है ना। या फॉर्मूला देख भी सकते हैं, देखिए आपका यहाँ देखिए सीकेंड एक्स tan एक्स इजी सीकेंड एक्स है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। अब एक और चीज़ मुझे समझानी है, देखो
डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है ना, इंटीग्रल क्या होता है, मान लो आपका ये कर्व थी, मान लो ये आपका कर्व थी, आपने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, तो वो था आपका डिफ्रेंशिएशन, मतलब ये एक्स के छोटे छोटे इंटरवल में आपने इसको एनालाइज करा, ठीक है, तो ये था आपका डिफ्रेंशिएशन, क्या था, छोटे छोटे कॉलम्स है ना। आप क्या कर रहे थे, इस स्ट्रिप को और छोटा कर रहे थे ताकि आप किसी इंस्टेंट पे पहुंच पाए, है ना, वो था डिफ्रेंशिएशन। अब इन्हीं स्ट्रिप को जोड़ोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा इस कर्व के और एक्स के बीच में। जैसे मान लो ये कर्व है, अगर यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है तो ये पूरा एरिया जो होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन, क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो अब अगर मैं इस कर्व को इंटीग्रेट करता हूँ विदाउट लिमिट्स, जो अभी तक हमने किया, कोई लिमिट्स का लॉजिक नहीं, तो सिंपली क्या होगा, आपका जहाँ तक ये कर्व जा रही है, जहाँ से आ रही है वहाँ तक सारा एरिया आपको दे देगा। मतलब अगर मैं बात करूँ, अगर कर्व इन्फिनिटी तक है तो आपका पूरा एरिया अंडर द कर्व दे देगा, है ना, टोटल। लेकिन अगर आपको लिमिट्स की बात करूँ तो लिमिट्स मतलब आपने पूरे कर्व के अंडर ना होके सिंपली किसी x1 से x2 के बीच में एरिया निकालना अंडर कर्व, है ना, वो स्टेप्स जोड़ दी तो आपका वो हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। तो आपको ये समझ आना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ, ये देखो जो हमने अभी तक किया ना, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, है ना, दिस फंक्शन, तो ये तो आपका क्या देता है, टोटल एरिया, टोटल एरिया जो भी आपका मतलब जहाँ तक ये कर्व जा रही है। अगर मैं इसमें x की लिमिट लगा दूँ, x किसी a से b, तो आपका क्या होगा, अगर दिस इज योर कर्व, ठीक है, ये a ये b, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया नहीं, है ना। तो आपका a से b कर दूँ तो टोटल एरिया नहीं, एरिया आ जाएगा बाई कर्व विद किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, है ना। अगर y में इंटीग्रेट कर रहा होता तो y के साथ आता, किसके साथ, y के साथ, है ना। ये लॉजिक आपको धीरे धीरे समझ आएंगे। तो इंटीग्रल ऑफ a से b एफ एक्स डी एक्स इज डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बिटवीन द लिमिट्स ऑफ x, है ना। ऑब्वियसली जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा है उसकी लिमिट्स होंगी, तो x a से b, है ना। अगर y में करा होता तो y a से b, तो आपका कर्व जो है वो y के साथ जो एरिया बनाता है वो देखते हैं ना, वो कैसे होता है, वो बात, वो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, वो आपका फिजिक्स में उतना यूज़ नहीं होगा, वो हम मैथ्स की सीरीज में करेंगे, है ना। तो a से b एफ एक्स डी एक्स विल बी, आप क्या करोगे, निकाल लो। मान लो ये आपका इंटीग्रल आ गया, ठीक है, मान लो आपका, अब ये भी है, इसको स्मॉल कर लेते हैं, तो ये आपका इंटीग्रल आ जाता था। बस अब कुछ नहीं करना है, अब आप क्या करोगे, देखो आपका यहाँ से जहाँ से कर्व शुरू हो रही है, ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक कर्व आपका यूनिवर्सल एंड कर रही है, तो जब मैं इंटीग्रेट करता इस कर्व को, ये एफ ऑफ एक्स को, ये मान लो ये फाइनल है, इतनी कर्व है ना, मान लो अज्यूम करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या दे देता आपको, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, है ना, ये पूरा। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए ए से बी तक, कितना, ए से बी तक, है ना, ये वाला सेक्शन ए से बी, है ना, एक्स ए से बी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, मैं पहले यहाँ से ले लूँ बी तक का एरिया, कहाँ से, यहाँ से इनिशियल से, तो मैं इंटीग्रेट करके जो एफ एक्स आया है वो निकाल लूँ आपका बी तक, माइनस कर दूं उसमें यहाँ ए तक का एरिया, तो बीच की स्ट्रिप आ जाएगी। देखो आपके पास ये बी तक का एरिया है, आपको निकालना है ये एरिया, ठीक है, ये पूरा आपका बी तक का एरिया है, ये आपका ए तक का एरिया है, तो इस पूरे बी में से अगर आप ये ए हटा दोगे तो यही बचेगा, दिस हमको रिक्वायर्ड है। तो आप क्या करोगे, इस इंटीग्रल में जो एरिया है, दिस एरिया बी तक का माइनस दिस एरिया ए तक का, है ना, ये हटा दोगे तो आपका ए से बी के बीच का एरिया आ जाएगा, है ना। ये आपका लॉजिक होता है। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आता तो सिंपली आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेट कर दो, जो एफ एक्स आया, जो आपका इंटीग्रेट करके फंक्शन या एक्स का कुछ भी आया, उसमें अपर लिमिट पुट करो एक बार, तो एफ ऑफ बी माइनस लोअर लिमिट पुट करो, है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका देखो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ए से बी लिमिट, तो एफ ऑफ बी ये आ जाएगा एरिया फ्रॉम इनिशियल, जो भी आपका मतलब माइनस एक्स से एरिया आ रहा है आपका, वहाँ से लेके बी तक, माइनस एरिया इनिशियल से ए तक, तो आप ये टोटल एरिया आ जाएगा एक तो बी तक पहले, उसमें से ये ए आपका हटा दोगे तो ये बचेगा एरिया, वो हमें चाहिए, है ना, तो ये आ जाएगा। ए इज कॉल्ड द लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट मतलब एक्स की छोटी वैल्यू लोअर लिमिट, एंड बी इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। दिस इक्वल्स टू द एरिया ऑफ कर्व बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी। ये क्यों याद रखना आपको, देखो अगर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज एरिया अंडर, है ना, एफ एक्स एक्स कर्व, है ना, वाई एक्स कर्व, तो इंटीग्रल ऑफ आपका वी डी टी क्या होगा, एरिया अंडर वाई एक्सिस पे वी होगा, टी आपका वेरी कर रहा है टी, तो वी टी कर्व, है ना।
अब वो अगर लिमिट दी होंगी तो अगर मान लो 2 से 3 दिया होगा तो t 2 से 3 सेकंड के बीच में जो कर्व आपका एरिया बनाएगी वो है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है बहुत ईजी। करना क्या है, देखो स्टेप समझो। सबसे पहला स्टेप होता है डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो। अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह इसको इंटीग्रेट कर दो, आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो। आंसर क्या आता था आपका, यहाँ से कुछ फंक्शन आएगा 2, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, है ना, 3 चीज़ें सम में। 2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x² x की पावर n, ये आ जाएगा x³/3, है ना, प्लस ये आ जाएगा 3 बाहर, ये आ जाएगा x²/2, ठीक है, प्लस 5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आ जाएगा x। तो ये आपका पूरा फंक्शन आ गया। क्या ये आपको समझ आता है? तो ये आ जाएगा 2/3x³ प्लस 3/2x² प्लस 5x, ये आपका फंक्शन आ गया, है ना। यहाँ तक आपको पता चल गया। अब मुझे ये बताओ, अब जो ये फंक्शन आ गया इंटीग्रेट करके, ये तो है इंडेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ पे एक प्लस सी भी आता है ना। डेफिनेट के लिए क्या करते हैं, ये जो फंक्शन आता है ये आपका फाइनल इंडेफिनेट की तरह, इसको स्टेप 1 में इंटीग्रेट करके, उसमें बस क्या करते हैं, इसमें आप क्या करते हो, अपर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 6 पुट करते हैं। मतलब कि एक बार इसमें पुट करते हो 6 इस पूरे फंक्शन में, माइनस एक बार पुट करते हो 0, यहाँ से जो आंसर आता है वो आपका एरिया अंडर द कर्व मैंने आपको बताया था, है ना, तो वो आपका आंसर होगा। तो एक बार 6 पुट करते हैं, 6 का क्यूब प्लस 3/2 6 का स्क्वायर प्लस 5 × 6 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करो, 2/3 0 का क्यूब 0 प्लस 3/2 x² 0 प्लस 5 × x 0 0 0 0, ठीक है। तो ये तो लोअर लिमिट तो 0 ही आ गई। यहाँ से जो आंसर आएगा आपका दैट विल बी फाइनल, है ना। तो आप निकाल भी सकते हैं, है ना। 6 6 36 6 216, तो 2 × 216/3 प्लस 3/2 × 36 प्लस 30, है ना, ये आप निकाल सकते हो। 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 144 प्लस 54 प्लस 30, है ना, ये आ जाएगा 198 प्लस 30, ये आ जाएगा 228। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा फाइनल एरिया अंडर द कर्व 228 यूनिट्स, जो भी एरिया का यूनिट होगा मीटर्स के समथिंग जो भी है ना, 228। तो ये आपको ईजी लग रहा है। क्या करना है, स्टेप समझिए। 2 स्टेप्स हैं। पहला इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन से जो फंक्शन बनेगा इंडेफिनेट वाला, इंडेफिनेट की तरह, फर्स्ट स्टेप इंडेफिनेट की तरह कर लो। जो भी आपका इंटीग्रेट करके आएगा उस फंक्शन में एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो आपका स्ट्रिप के अंडर, क्योंकि ये जो एरिया है ये भी ठीक है आपका, बट ये ना पूरा मतलब आपका कर्व जहाँ तक जा रही है वहाँ का एरिया, इसको आपने कंस्ट्रेन करना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, तो आपको ये लगाना पड़ेगा स्पेसिफिक लिमिट्स के लिए, है ना। नेक्स्ट इंटीग्रेट द फॉलोइंग, है ना। इंटीग्रेट द फॉलोइंग आपको इजी लगना चाहिए। देखो सबसे पहला करते हैं, पहला स्टेप, फर्स्ट क्वेश्चन में पहला स्टेप क्या होगा बताइए। इंटीग्रेट कर दो नॉर्मल की तरह, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, अच्छा 0 से 2 मैं लिख ही देता हूँ, पहले नॉर्मल की तरह इंटीग्रेट करो। अच्छा मुझे डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x⁻½ dx, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करा 0 से 2, तो अब x⁻−½ dx लिख सकता हूँ 0 से 2, x⁻- क्या आ जाएगा, x⁻−½ + 1 अपॉन -½ + 1 हाफ आ जाएगा। ये जो चीज़ आई इसमें आप लोअर लिमिट अपर लिमिट डालनी है ना, तो ये आ जाएगा x⁻½ अपॉन हाफ, ये आ जाएगा 2√x, है ना, 2√x आएगा, हाफ ऊपर 2 बन जाएगा, x⁻½ तो रूट होता है। अब 2√x जो आपका आया इंडेफिनेट की तरह इंटीग्रेट करके, वो तो फंक्शन है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, एरिया निकालना है। 0 से 2 पुट करो, एक बार अपर लिमिट 2√2 माइनस लोअर लिमिट 2√0, ये तो 0 आ गया, तो आंसर क्या है आपका 2√2 यूनिट्स। दिस विल बी योर फर्स्ट का आंसर, ठीक है। ये आपको समझ आना चाहिए, आपको भी प्रैक्टिस करनी है तभी होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है मेरा इतना सॉल्व करने का। नेक्स्ट 0 से π/2 में cos x dx, ठीक है, 0 से π/2 में cos x dx। अब ये बहुत ईजी है, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है ना, माइनस नहीं, माइनस तो डिफरेंशिएशन होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। आपको रिवर्स साइकोलॉजी या आप फॉर्मूला याद कर लो कैसे भी। सबसे पहले इसको मैं इंटीग्रेट कर दिया सिंपली, तो ये आ जाएगा आपका, ये तो सिंपली साइन एक्स आ गया, है ना। लिमिट पुट करनी है अब, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह करा, वो फर्स्ट स्टेप ये है। एक बार इस फंक्शन में x की जगह पुट करूंगा जो वेरिएबल sin π/2 माइनस लोअर लिमिट sin 0, sin π/2 कितना होता है बताइए 1 माइनस sin 0 0, तो आंसर आ जाएगा 1। सेकंड का आंसर आ गया 1, फर्स्ट का आंसर था आपका 2√2,
ठीक है। थर्ड और फोर्थ करते हैं आगे वाले पेज में, है ना, यहाँ पे आपको स्पेस नहीं मिलेगा। तो थर्ड आपका है, तो इंटीग्रल R1 से R2 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ये आपका कहाँ काम आएगा, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगा। अभी के लिए आप इसको रहने दीजिए, आप बस इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट अभी रहने दो। इंटीग्रेट किया, के कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, 1/r² dr, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है, और लिमिट्स R1 से R2, तो के Q1 Q2 r⁻², है ये, है ना, ऐसे लिख लूँ मैं, पावर आ गई। अब क्या लिखूंगा मैं, के Q1 Q2, ठीक है। आपका ये मतलब अभी भी लिमिट है, इसमें लिमिट है, लिमिट की टेंशन नहीं है अभी, आप इसको पहले इंटीग्रेट करो एक बार, फंक्शन आने दो कुछ, तो r⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है, क्या जाएगा, के Q1 Q2, तो r⁻1 अपॉन -1, ठीक है, तो ये आ गया माइनस के Q1 Q2, है ना, माइनस क्योंकि ऊपर लिख सकता हूँ मैं, अपॉन आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अपॉन आर। ये जो फंक्शन आया इसमें आपको एक बार R1 R2 पुट करके देखना है क्या होगा, बताइए। तो मैं अपर लिमिट पुट करूं, तो मैंने एक बार अपर लिमिट पुट करी, R2 माइनस ऑफ माइनस के K1 Q2 अपॉन R1, क्या आंसर आया, माइनस माइनस प्लस, इसको मैं आगे लिख सकता हूँ, के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस के Q1 Q2 अपॉन R2, इसको मैंने पीछे लिख लिया, जो माइनस करके आना था, ये माइनस माइनस प्लस ना, इसको मैंने आगे लिख लिया, के Q1 Q2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/R1 माइनस 1/R2, ये आपका इसका इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर है ना, क्या ये समझ आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन था, आपका दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 tan² x dx, है ना, तो आपको दिया है इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan² x dx, है ना, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ tan² x dx निकालना है आपको, है ना। अब मुझे ये बताओ, आपको tan² x का डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं पता, तो पहले इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या कर दो, आपको ये पता है इंटीग्रेशन में कि 1 + tan² x होता है sec² x, तो tan² x होगा sec² x माइनस 1 dx 0 से π/4, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेट कर दूँ अलग अलग, sec² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यहाँ से क्या आ जाएगा, sec² x से आ जाएगा आपके पास tan x माइनस dx का आ जाएगा x, ये आ गया आपका पूरा इंटीग्रेशन। अब ये तो था इनडेफिनेट का स्टेप, डेफिनेट में आपको लिमिट दी है 0 से π/4, तो आप इस पूरे फंक्शन में एक बार ये जो फंक्शन है ना tan x माइनस x, है ना, 0 से π/4, इसमें आप एक बार क्या करो, अपर लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट क्या होगी, tan π/4 पुट किया माइनस π/4, ठीक है, ये आ गई अपर लिमिट, माइनस tan 0 माइनस 0, ठीक है। अब tan π/4 माइनस π/4, ठीक है, माइनस tan 0 0 0 0 0, तो ये तो इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ, tan π/4 चाहे मैं लिख लूँ 1 माइनस π/4, क्या ये आपको समझ आता है, तो 1 माइनस π/4 आपका आंसर आ चुका है फाइनल, है ना, ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये आपको प्रैक्टिस आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है कैसे सब्स्टिट्यूट एंड ऑल, ये सब चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जो आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट जो फार्मूला नहीं दिखता तो या तो सब्स्टिट्यूशन होता है, या तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होता है, या तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लगते हैं, ये आपको पता लगना चाहिए। अब ये चीज़ जाते जाते, बिकॉज इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक मतलब पूरा लेक्चर इतनी ही चीज़ के लिए नहीं दे सकता हूँ, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट, मतलब इट इज़ नॉट गोना बी अ स्मार्ट मूव, है ना। तो इंस्टेड व्हाट विल वी डू इज़ दैट, मैं आपको यहाँ जाते जाते ये बता दे रहा हूँ, आपका ये होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपका, पहला तो आपने जो क्वेश्चंस किए उनको ट्राई करो, डेफिनेट इंटीग्रेशन को समझो, इनडेफिनेट को समझो, है ना। और मतलब इनडेफिनेट का ही पार्ट होता, का ही एक स्पेसिफिक केस होता है डेफिनेट, जब आप यहाँ पे लिमिट्स, मतलब आप पूरा एरिया ना यूज करके कोई स्पेसिफिक एरिया निकालते हो ना, उसके लिए मतलब कि आप इंटीग्रेट करते हो, वो इनडेफिनेट है। इस इंटीग्रेशन में आप ये जो इनडेफिनेट से आता है उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हो, तो आई यू माइनस आई एल, है ना। अभी आपको ये फॉर्मूला तो बचपन से ही पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² या 6l², सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2lb/bh/hL, है ना, ये आपको पता है। एरिया ऑफ CS ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया आपका, है ना, वो आपको पता है 2πRL। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, कर्व सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है, साइड वाला वो, है ना, सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब A³ या L³, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। और भी आपके पास देखिए
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/, सॉरी यहाँ पे गलत है ना, 1/2 नहीं होगा, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच है ना, यहाँ पे गलत प्रिंट है, आपको ध्यान रखना है, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ, मतलब सेम रेडियस का अगर सिलेंडर हो तो उसका वॉल्यूम है ना, आर अगर सेम हो दोनों का, अदरवाइज नहीं हो सकता ना, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस, अगर आर आर अलग हो तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच है ना, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा कुछ नई चीज़ समझ के। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आपने जो पढ़ा है इसको रिवाइज कीजिए, जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे। साइंस, खासकर फिजिक्स, देखो फिजिक्स में बच्चों को डर क्यों लगता है, बिकॉज दे डोंट प्रैक्टिस है ना, और प्रैक्टिस करते भी हैं तो प्रैक्टिस करनी है आपको, पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, अगर आप सीधे कॉन्सेप्ट बिना समझे प्रैक्टिस करने जाओगे तो आप शायद सॉल्यूशन देके कर भी लोगे, नहीं वैसा आपको एग्जाम में काम नहीं आएगा। ट्राई टू यूज योर ब्रेन है ना। केमिस्ट्री तो इजी होती है, केमिस्ट्री में जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो भी इजी होता है, वो बात की बात है, हमारी केमिस्ट्री की सीरीज में देखेंगे। मैथ्स भी बहुत इजी होता है आपको, इन सब में बस फ़र्क क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको डायरेक्टली दिख जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी टफ होती है, उसमें भी आपको न्यूमेरिकल आ जाए, तो बाकी तो आपको थियोरेटिकल होता है फिजिक्स में आपका, और मैथ्स में, फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत शायद दिख जाता है कॉन्सेप्ट, मैथ्स में क्या होता है आपको डायरेक्ट नहीं दिखता, आपको निकालना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ दिखे, तो आपको पता होना चाहिए कि कब उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, है ना। टेन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ दिखे, कब उसको मैं सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 लिख सकता हूँ, या कब मैं 1 + tan स्क्वायर एक्स को सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये सब आपको दिखना चाहिए। कॉस 2x को कब मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कब मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये आपको जब तक नहीं दिखेगा तब तक आपके लिए ये चीज़ें टफ होंगी। आई होप आप ये प्रैक्टिस से सीख जाएंगे, पर कोई बड़ी बात नहीं है, शुरू शुरू में सबको यही फील होता है, इवन मैं जब शुरू में था तो मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें टफ ही लगती थी। यू हैव टू प्रैक्टिस इनफ टू जस्ट मतलब मूव आउट ऑफ दैट जोन जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें आपको परेशान करती हैं ना। सो थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास है ना, थैंक यू।